लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। सो स्टूडेंट्स, आपकी मोस्ट डिमांडेड मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेक्चर सीरीज जीरो से हीरो स्टार्ट हो रही है। इसका थीम क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो स्टूडेंट भी इसे करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, और वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो इस सीरीज को ज्वाइन करके इस सीरीज के वीडियो लेक्चर देख के अपनी परफॉर्मेंस को एग्जाम में 100% कर सकते हैं। आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकते हैं अपनी क्लास में। अब मैं आपको बताती हूँ इसके बेनिफिट क्या हैं और इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, चैप्टर 1 हम ले रहे हैं। टर्म 1 के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू दोनों मिलने वाला है। अब मैंने इसमें ऐड क्या क्या किया है, पहले आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि वो चीज़ें आपको अलग से जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो सीबीएसई सैम्पल पेपर, ठीक है, एक एक नोट करते जाओ। सीबीएसई सैम्पल पेपर लिया है मैंने 2021 का, अभी जो लेटेस्ट आया है। सीबीएसई सैम्पल पेपर के क्वेश्चन लिए हैं जो इस चैप्टर के जितने भी सीबीएसई ने दिए हैं। अगर आपने सैम्पल पेपर नहीं किया वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट रिक्वेस्टेड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा इसमें वर्कशीट इंक्लूड की गई है और बाकी जितने भी तरह के MCQ बनते हैं वो सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड किया गया है, यानी ये मास्टर कॉम्बो होने वाला है। साथ में आपको यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं? डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, केस स्टडी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सारे तरह के डायग्राम वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स देखना है और इसके बाद जो इसका PDF आपको दिया जाएगा उससे आपको एक बार थ्रोली पूरे कॉन्सेप्ट को रीड करना है। रटना कभी नहीं है, याद कभी नहीं करना है, केवल रीड करना है। याद करो, मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिखाया था, कुछ भी लर्न नहीं करना है, ओनली रीड करना है। आप सभी को याद होगा कि सीबीएसई ने इस बार क्या बोला है, केवल MCQ आएगा। MCQ का फंडा ही यही है कि जो रटने थे ना, रट्टू तोता बन जाते हैं, रट लेते हैं, तो इस बार वो काम नहीं करेगा। जो बच्चे रट के जाते हैं वो काम नहीं करेगा। MCQ है, आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और ये पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट इतना मजबूत हो जाएगा कि आप सारे MCQ डील कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% ज़रूर मिलेगा। ये पूरा वीडियो लेक्चर एंजॉय कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। तो सभी नोटिफिकेशन आप लोग ऑफ कर दो और फटाफट से फ़ोन को लेके एक साइड में बैठ जाओ और सारे आंसर मेरे साथ देना स्टार्ट करो। लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो जो टॉपिक आपको कवर कराए गए हैं मोटे तौर पे, उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है। ठीक है, जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो थोड़ा सा क्विक रिकॉल देख लेते हैं। हमने टॉपिक पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। सो एक एक के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, अगर किसी बच्चे ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है अब तक भी। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कभी भी आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप कर रहे हैं या ऑटोमेटिक हो रही है, कभी भी कोई रिएक्शन हो रहा है और वहाँ पे कोई न्यू फॉर्म हो रहा है, नई चीज़, न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बन रहा है, तो वहाँ हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर जैसे आपने पानी को बर्फ़ बना दिया तो वहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं बनी है, बर्फ़ को फिर से पानी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई न्यू सब्सटेंस, आपने पेपर को बर्न कर दिया, फायर कर दिया, जला दिया, अब वो ऐश बन गया, अब उस ऐश से आप दोबारा पेपर नहीं बना सकते, तो वो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। सिंपल सा फंडा है, 2 बात याद रखना केमिकल रिएक्शन पहचानने का। न्यू सब्सटेंस बनना चाहिए और जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल ना हो तो वो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। इसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन। जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है A+B और आपको C मिल रहा है या C+D मिल रहा है, तो इसे सिंबल की फॉर्म में अगर हम लिखें, जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं उसको अगर हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ओके, ABXYZ, सो ये है, हम इसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सिंपल समझ लीजिए टर्म। इसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? हमारी जो भी रिएक्शन होती है वहाँ पे हमारे पास A+B समथिंग होता है जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, C+D समथिंग होता है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं,
ऑलराइट। सो यहाँ पे जो रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का मास है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम फॉलो करते हैं और इसी को हम बोलते हैं बैलेंस करने का इक्वेशन। सो इसी के आधार पर हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके, इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अलग अलग तरह की रिएक्शन होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। गाइस, जब मैं ये टॉपिक बोल रही हूँ ना, तो आप लोग कमेंट में लिखते जाएं, अपना दिमाग का भी एक्सरसाइज करते जाएं कि आपने कितना पढ़ा है। जब मैं बोल रही हूँ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप कमेंट में फटाफट से लिख दें कौन सी पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर कॉम्बिनेशन की उल्टी बहन कौन सी होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इसको रिवर्स भी बोला जाता है इसे। फिर डिस्प्लेसमेंट, जितनी भी आपको याद है कमेंट में लिख दीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पड़ा था। तो दैट आर टाइप ऑफ रिएक्शन, 6 की 6 आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। रेंसिडिटी एंड कोरोजन, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, जब हमारे फूड प्रोडक्ट्स जो स्पॉइल हो जाते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन, उसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। कोरोजन मतलब क्या होता है, जब वाटर वेपर और वाटर रिएक्ट करते हैं मेटल से तो वो कोरोड कर देते हैं उसे। ठीक है, तो जो रेंसिडिटी एंड कोरोजन है, ये लास्ट ईयर ये वाला जो टॉपिक है आपकी बुक से लास्ट में एक टॉपिक है, इसको हटा दिया गया था। तो इससे क्वेश्चन बहुत ही कम चांस से आएगा, 1% चांस है कि इससे क्वेश्चन दे, वरना इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। पर फिर भी हम इसके 1-2 क्वेश्चन पुट कर लेंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बाकी जो ये टॉपिक है इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। दिमाग की बत्ती चला लेना आप लोग, मेरे को आपका 100% फोकस चाहिए। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद इसमें जो हम करने वाले हैं, आप लोग को एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस चैप्टर से आप 100% स्कोर करेंगे। बस आपको इसमें सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ के जाना है। आप खुद आके बोलेंगे दीदी यहाँ से मेरे को समझ में आया था और ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल गया। और अगर नहीं अभी समझेंगे तो फिर बाद में वो होता है ना, चिड़िया चुग गई खेत तो क्या पछताए, तो वही वाला हाल हो जाएगा। अभी बहुत टाइम है। सो अब क्वेश्चन पे चलें। लो जी, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया सीबीएसई सैंपल पेपर का। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बता रखा है कि मैं सीबीएसई सैंपल पेपर से भी लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, वर्कशीट लिए हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और इसके साथ साथ में जितना भी क्वेश्चन बैंक है सीबीएसई का वो भी इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप केवल ओसवार या ईडू कार्ड से पढ़ रहे हो तो उसमें भी इतना एनालिसिस और इतने क्वेश्चन नहीं होंगे जितने मैंने इस वीडियो लेक्चर में डाले हैं। तो आप लोग सही से मजे से इसको एंजॉय कर सकते हैं। Why is it important to balance a skeletal chemical equation? फटाफट से कमेंट में मुझे आंसर करके बताइए। और आप लोग कमेंट में आंसर देंगे तो उससे आपका चेकिंग होगी, आपके दिमाग की, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पर आपकी चेकिंग होगी कि आप लोग अभी तक जितना पढ़े हो ना, कितना आपको आता है। वो कहते हैं ना, एक कहावत होती है, आप कितने पानी में हो, कितने पानी में हो, ये हिंदी कहावत है। आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है आप इसको चेक कर सकते हो। सो गाइज, टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम क्यों बैलेंस करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये सारे लॉ आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो। सो यहाँ पे आपका कौन सा लॉ है एग्जैक्टली करेक्ट होगा वो आप लोग आंसर बताइए। आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी मैंने आपको बताया भी था कि हमें यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करना होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, A + B = C + D। सो इसका जो मास होगा, टोटल मास, वो इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। नहीं होता है तो हम उसे बैलेंस करते हैं सेटिस्फाई करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। देखिए सारे ही आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने याद रख लिया, कहीं गलती से आगे एनर्जी नहीं पड़ा और इस पर टिक करके आ गए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप कमेंट में आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर सी होगा, सीबीएसई सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। सो जैसे ही हम कोई स्टेटमेंट पढ़े ना, आपके दिमाग में एक लाइट जलनी चाहिए और आप उस रिएक्शन को या तो कॉपी पेन लेके यहाँ पे एक कॉपी रखिए, पेन रखिए और फटाफट से लिखिए कि मैम ये बोल रही है तो इसमें ये होगा, इसका ऑप्शन ये होगा, या फिर कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर, जब मैंने बोला कॉपर तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई कॉपर हो गया, एंड ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, O2 होता है। इन दोनों ने रिएक्शन किया Cu + O, तो ये किस तरह की रिएक्शन हमारी बना रहे हैं ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो आपके दिमाग में अगर आ गया कौन सा बना रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन याद करो, क्या थी डिस्प्लेसमेंट, वहां पे तो डिस्प्लेस करता है। डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट आपको पता है
आयन एक्सचेंज होती है। सो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, फटाफट से आप लोग बताएंगे। 1-2 सेकंड का मैं इसलिए टाइम दे रही हूँ जिससे आप लोग सोच सकें। सो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ओके, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तब हमारा कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कोई सोचने की बात नहीं है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में जो अभी लेटेस्ट सैंपल पेपर है ना, उसके क्वेश्चन पुट गए हैं, किए गए हैं, जो चैप्टर 1 से हैं। इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन तो हमने बहुत कर रखा है। यहाँ पे आपके पास है कॉपर सल्फेट CuSO4। अच्छा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और यहाँ पे आप लोग आयरन दैट मीन Fe को पुट करते हो, तो ये जो सोल्यूशन है ये बन जाता है FeSO4, आयरन सल्फेट, और कॉपर यहाँ पे सेपरेट हो जाता है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एटलीस्ट 10 टाइम आपको बता रखा है, हमने बहुत बार कर रखा है, लाइव में भी पढ़ रखा है, डिस्कस कर रखा है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट में बताइए क्या कलर होता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि आपने रिएक्शन करी कॉपर सल्फेट और आयरन की, विच ऑप्शन इन गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन ऐड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। सो देखिए, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आयरन अकेला था, लेकिन यहाँ पे आयरन के साथ ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, आयरन सल्फेट बना, ऑक्सीजन आई, तो यहाँ पे आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस हो रहा है हमारा, आयरन हो रहा है। इसके बाद पूछा है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। देखिए, जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज एक सब्सटेंस होगा, रिड्यूस दूसरा सब्सटेंस होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों सेम होंगे, ध्यान से समझिए। रिड्यूसिंग एजेंट, जहां पे ये वर्ड आ जाए, ये कीवर्ड को पकड़ो, जहां पे एजेंट आ जाए, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ऑक्सीजन को गेन करने के लिए। ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच आर लूज देयर इलेक्ट्रॉन टू गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। साधारण भाषा में मैं बोलूं तो जो ऑक्सीडाइज होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। एजेंट अगर आ गया तो आपको ध्यान रखना है। तो एजेंट कौन है, आयरन है, और ऑक्सीडाइज भी कौन है, आयरन। सो देखिए, ऑक्सीडाइजिंग आयरन और रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन है, आयरन। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप लोग चेक कर सकते हो। ऑक्सीडाइज के लिए तो इसने आयरन ही बोला, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट के लिए इसने आयरन सल्फेट बोल दिया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे इसने बोल दिया ऑक्सीडाइज कॉपर, कॉपर तो भैया रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, आई होप क्लियर हो गया हो। एग्जाम में रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दिया तो कंफ्यूज नहीं होना। जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर से बैलेंस करने को जरूर क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि अगर हमारा क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आएगा मैम तो हमें बैलेंस करने को क्या नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा। आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कौन सा सही बैलेंस है, या फिर आपको क्वेश्चन उसने दे दिया, एक इक्वेशन स्टेटमेंट में दे दिया कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए। स्टेटमेंट दे दी उसने कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप रिएक्शन लिखिए। तो आपको रिएक्शन भी लिखनी होगी, बैलेंस भी करना होगा, इसलिए बैलेंस करने की प्रैक्टिस कर लो। और मैंने आपको एक वीडियो दिया था ABCD मेथड बैलेंस करने का, वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए। आप 2 सेकंड में, 20 सेकंड में किसी भी बड़ी से बड़ी इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि हमने ऑलरेडी आपको बैलेंस करके दिया है, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कौन सा करेक्टली मैच है, कौन सा करेक्टली बैलेंस्ड है। सो देखिए यहाँ पे आयरन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड
3O4 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। एक एक को पकड़ेंगे। यहाँ पे देखिए आयरन कितना है, 1 है, ठीक है, और यहाँ पे आयरन कितना है, 3, ऐसे है ना, Fe3O4। तो यहाँ पे आयरन कितना है, 3, और यहाँ पे आयरन कितना है, 1। तो ऐसे ही ये वाली रिएक्शन तो क्या हो गई, अनबैलेंस हो गई। सेकेंड वाली को देखिए, आयरन कितना है, 3, इधर भी है 3। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, O है 4, तो यहाँ पे भी देखिए 4 आगे लगा हुआ है, यानी O कितना है, 4। हाइड्रोजन की बात करें तो 4 2 जा 8, यहाँ पे भी 8, यानी बी वाली हमारी क्या है, बैलेंस। बाकी को भी चेक कर लीजिए, आयरन यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ पे भी 3 दे रखा है, ऑक्सीजन 4 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ये भी अनबैलेंस हो गई। यहाँ पे देख लीजिए आयरन 3 है, आयरन 3 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, तो ऑक्सीजन इसका 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, सो ये भी बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी है, बी हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जिसने प्रैक्टिस नहीं कही है उसको मैं बोलूँगी जाइए बैलेंस करने की प्रैक्टिस करिए, वरना आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। और बैलेंस करने पे आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, 100% एक क्वेश्चन आपको बैलेंस करने को मिलेगा। अगर आप नहीं करते तो आप जानबूझ के अपने मार्क्स गंवाएंगे, आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, चलिए, रीमा टूक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट। रीमा ने क्या किया, 5 ml लेड नाइट्रेट ले लिया। आपके पास टेस्ट ट्यूब है, आपने ले लिया लेड नाइट्रेट। जो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा पूछ रही हूँ उसका कमेंट में आंसर करते रहिए, वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। मैं पूरे 10 साल के क्वेश्चंस को लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने आपसे कलर पूछा था कॉपर सल्फेट का, अभी तक अगर नहीं दिया है तो लिख दीजिए। ये मत सोचा करिए अरे उस बच्चे ने बोल दिया मैं क्यों आंसर दूँ, सबको आंसर करना है जो भी देख रहे हैं, ठीक है, सबको एग्जाम देना है भाई। तो रीमा टुक 5 ml लेड नाइट्रेट। यहाँ पे लेड नाइट्रेट, कोई लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताएगा मुझे, अगर आता है तो बता दीजिए। लेड नाइट्रेट का हमने लिया है क्या, सॉल्यूशन लिया है बीकर में। एड अप्रोक्सीमेटली 4 ml पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है वो हमने इसमें ऐड किया। वट वुड शी ऑब्जर्व, इसने क्या ऑब्जर्व किया। तो इसके लिए आपके दिमाग की बत्ती कैसे चलेगी, आपको केमिकल रिएक्शन याद होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन याद नहीं है तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो देखिए जब हम क्या बोल रहे हैं, लेड नाइट्रेट, मैंने बोला लेड नाइट्रेट फॉर्मूला बता दीजिए। तो लेड नाइट्रेट का पता नहीं आपने लिखा कि नहीं लिखा, PbNO3 ठीक है जी, हो गया लेड नाइट्रेट, सही है ना, चेक कर लेना। इसके बाद हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, बोल रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। हमारे पास लेड नाइट्रेट था, पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया। अब बनेगा क्या, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और देखिए रिएक्शन होने के बाद हमारा क्या बनेगा सॉरी, लेड आयोडाइड PbI2 प्लस KNO3, पोटेशियम नाइट्राइट और लेड आयोडाइड। जो ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड बनेगा ये हमारा येलो कलर का होगा और ये हमारा वाइट कलर का होगा। सो इस बीकर में जब आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा येलो कलर का, ठीक है, येलो थोड़ा कैसा येलो बोल सकते हैं, कढ़ी का जो कलर होता है वैसा वैसा थोड़ा सा येलो कलर आएगा और उसी का बनेगा प्रिसिपिटेट बन जाएंगे, उसके थोड़े थोड़े से कण रह जाएंगे। तो ये होने वाला है। आपसे पूछेगा कि इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक पूछेगा टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कौन सी है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया उसने, तो यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया मैंने आपको अभी बताया कि येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर, येलो प्रिसिपिटेट। जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड बनेगा ना PbI2, ये आपका कलर होगा, इसका कलर होगा येलो। ओके, सो ये आपका PbI2 की वजह से, लेड आयोडाइड की वजह से येलो कलर होगा। और इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी हो रही है, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, साथ में यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। येलो कलर का आपको ऑब्जर्व करेंगे टेस्ट ट्यूब या बीकर में। 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन रहा है, तो हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, देखिए आपका CBSE ले रहा है आपके दिमाग का खेल। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप की तो कुछ नहीं होगा, आपको सारे क्वेश्चन को सुनते जाना है, वीडियो लेक्चर को अच्छे से समझना है, एक एक क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन बनेगा पेपर में। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग ऑक्सीजन, इट इज कोटिंग ऑफ। मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको हम लेते हैं, यहाँ पे बर्नर रखते हैं, ठीक है, फ्लेम देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ये है हमारा मैग्नीशियम।
तो जब भी मैं आपको बोलूँ कि मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे हैं, दैट मीन आपके दिमाग में रिएक्शन आनी चाहिए Mg+O2। मैंने आपको क्या बताया था, बिना सॉस के मोमोज बेकार है ना, वैसे ही केमिस्ट्री में बिना केमिकल रिएक्शन में केमिस्ट्री बेकार है। केमिकल रिएक्शन अगर नहीं लिखते तो केमिस्ट्री बेकार है। Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना जी। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बर्न करने से पहले ऐसे नहीं आपने रिबन उठाया सीधा जला दिया, उससे पहले उसको रिबन को उसके ऊपर की जो लेयर है इसको सैंड पेपर से साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, देन इसको बर्न करते हैं। ओके, सो जो इसके ऊपर जो एक कोटिंग होती है वो कोटिंग निकल जाती है। तो वो कोटिंग किस चीज़ की होती है, ये आपसे ये पूछ रहा है। मैग्नीशियम, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। आई होप आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा। बेसिक मैग्नीशियम सो ए इसका आंसर है। मेरा गला खराब है इसलिए ज़्यादा तेज बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद कम टू द नेक्स्ट 7 क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए हर क्वेश्चन बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन चुन के मैंने इसमें डाला है, तो बहुत अच्छे से करिए। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे रखी है और पूछा है यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसमें से कौन सी करेक्ट होंगी। आयरन में हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो ये आयरन का ऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दे रखा है कि आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आप लोग देखिए आयरन यहाँ पे अकेला था और प्रोडक्ट साइड में आयरन को कौन मिल गया, ऑक्सीजन। जब भी आयरन को ऑक्सीजन मिलेगा, जब भी आयरन को किसी को भी ऑक्सीजन मिलेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सही है जी। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, बोल रहा है कि वाटर रिड्यूस हो रहा है, तो वाटर में से ऑक्सीजन निकल रहा है ना, तो वाटर रिड्यूस हो रहा है, सही बात है, ये भी सही बोल रहा है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, बोल रहा है वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो काम करता है जो ऑक्सीडाइज होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो वाटर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है क्योंकि ये तो रिड्यूस हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जी हाँ, वाटर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा सेवंथ में, सेवंथ में हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेट ऑब्जर्वेशन सही है। फर्स्ट, सेकेंड एंड 4, यानी आयरन हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। वाटर हमारा रिड्यूस हो रहा है और जो वाटर है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं समझा तो आपको फंसाया जाएगा पेपर में। CBSE इसी तरीके से ट्विस्ट ऐड करेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, अगर हम वाटर का रिएक्शन करते हैं H2O का क्विकलाइम से। अब क्विकलाइम का फॉर्मूला, मुझे तो भाई मैं जो भी क्वेश्चन देखती हूँ हर क्वेश्चन में से 10-10 क्वेश्चन नजर आते हैं। क्विकलाइम जब मैं बोल रही हूँ तो क्विकलाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो आप मुझे बताइए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इसका करते हैं तो क्या ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, फॉर्मूला मैं लिख दूंगी तो यहाँ एक्स लिखती हूँ, तो यहाँ पे क्या ये एक्सोथर्मिक है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आप एसिड के कंटेंट को कम करिए विद द मिक्सिंग ऑफ वाटर। ओके, सो यहाँ पे डाइल्यूशन करना एक्सोथर्मिक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी पानी को आप लोग उबाल रहे हो तो ये हमारा एक्सोथर्मिक है। या सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर का सब्लिमेशन, कैम्फर जो उड़ जाता है ना सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, सो सब्लिमेशन। सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो यहाँ पे देख लीजिए आपका कौन कौन सा एक्सोथर्मिक होगा। एक तो क्विकलाइम के साथ वाटर का रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके, और ये दोनों आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। सो 8 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्यों भाई, देखिए जब हम ये करते हैं ना क्विकलाइम में वाटर डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट उसमें इवॉल्व होती है, एक्सेस एनर्जी, सो ये हमारा एक्सोथर्मिक होता है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड तो हमारा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इवेपोरेशन की बात करें तो वहाँ पे देखिए हीट बन रही है, ठीक है, लेकिन एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। और सब्लिमेशन, कैम्फर को आप कपूर जलाते हो तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। सो यहाँ पे आपका ए है करेक्ट आंसर। ओके, साथ साथ आप लोग नोट करते जाएंगे
कि आप लोग कितना सही दे रहे हैं आंसर कमेंट में। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चन भी डाले गए हैं। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मेरे ख्याल से इसका आंसर हर स्टूडेंट दे सकता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर हम बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या जब भी आपको डिफाइन करना होता है ऑक्सीडेशन को। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं जी? रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये डायरेक्ट कुछ डेफिनेशंस पुट किए, कई बार ना हम ज़्यादा टफ पे चले जाते हैं पर सिंपल चीज़ों पे अटक जाते हैं, बच्चे सिंपल क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, हर तरह के क्वेश्चन करने। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया, गिवन द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय मॉलिक्यूल। आपके पास पानी है, दैट मीन वाटर है, वाटर का ये रेशो पूछ रहा है किसका? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशो होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बाय इट्स वॉल्यूम? बाय इट्स वॉल्यूम कितना रेशो होता है? तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है, तभी वाटर बनता है। सो 2:1 इसका रेशो होता है, ठीक है। या फिर इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, अगर ये डायरेक्ट बोलता है कि बाय वॉल्यूम तो इसका हमारा हो जाएगा 2:1, ठीक है। H2O यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का होता है, तो 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे वो बोल देता है वाटर बाय मास, व्हाट इज द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास, ठीक है। वॉल्यूम की जगह यहाँ पे बोल देता है बाय मास, तो इनका रेशो क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है। अगर हम इस तरीके से लिखें कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है हमारा 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारा होता है 16, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है और मास लगभग उसका डबल यानी 16 होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास 1 × 2 प्लस यहाँ पे कितना है इसका कितना है? 16, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2/16 यानी 1:8। अगर मास में रेशो पूछे तब हमारा डी आंसर होगा। अगर यहाँ पे क्या होता, मास होता, तो हमारा डी होता, लेकिन वॉल्यूम पूछा है इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि बाय वॉल्यूम पूछ रहा है या बाय मास पूछ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है Which among of the following statement is are true? Exposure of silver chloride to sunlight। इसको जब मैं ये क्वेश्चन रीड कर रही हूँ तो यहाँ पे भी आपको केमिकल रिएक्शन याद होनी चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड AgCl को बोल रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर आप सनलाइट की प्रेजेंट में फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न रखोगे तो वो ग्रे हो जाता है, उसका कलर ग्रे हो जाता है। यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन सही है? द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बनेगा क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी सिल्वर क्लोराइड से। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस विद सिल्वर क्लोराइड, या ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सो यहाँ पे आप लोग बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर नहीं जी। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, डिकम्पोजिशन क्लोरीन गैस का तो नहीं, और ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड नहीं। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट केवल करेक्ट है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली ए। तो इस तरीके से आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो आपको पहले एलिमिनेट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। देखिए
आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन सीखना होगा। एलिमिनेशन क्या, जैसे कि आपने ये पहचान लिया कि ये वाला ऑप्शन सेकंड वाला तो पक्का नहीं होगा और फर्स्ट वाला पक्का होगा, इतना आप जान गए। बाकी दो के बारे में आप नहीं जानते तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? आप देखो कि जहाँ जहाँ सेकंड ऑप्शन है उसे कट कर दो कि भैया यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और कहीं सेकंड है। इस तरीके से आपको अगर पता है कि फर्स्ट वाला तो पक्का पक्का है तो आप पहले टिक कर लो कि फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। इसके बाद फिर आप देखोगे कि फर्स्ट में भाई थर्ड में क्या दे रखा है, अच्छा ये बोल रहा है तो ये नहीं होगा, तो हमारा कहाँ कौन सा आंसर होगा, ये होगा। तो इस तरीके से भी आप लोग आंसर तक क्लोजली पहुंच जाओगे। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू वाटर। अगर आपने बीकर में ले रखा है वाटर, दिस इज H2O, ठीक है, यहाँ पे एनोड कैथोड बैटरी कनेक्ट कर दी, तो वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी H2O में से, तो यहाँ पे आप देखोगे H2 + O2, इसके जो आयंस है वो सेपरेट होंगे। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? आपसे बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, सारी रिएक्शन आपके दिमाग में चलनी चाहिए एट अ सेम टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डिकम्पोजिशन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है H2 + O2 में, दैट मीन a single substance decompose two or more substance, two or more product are known as decomposition reaction। सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मेकिंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। ओके, जब खाने का फूड जो टेस्ट है और स्मेल है वो चेंज हो जाती है, सो वहाँ पे आप क्या करते हो? एंटी ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, रेंसिडिटी होता है या कोरोजन होता है। सो 14 में हमारा क्या आएगा? रेंसिडिटी। जब हमारे फूड आइटम, फूड प्रोडक्ट्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे समर टाइम में आप खाने को बाहर रख दीजिए, सुबह आपने खाना किया और उसे फ्रिज में रख के बाहर आपने छोड़ दिया तो उसमें से स्मेल आने लगती है, कई बार कलर भी चेंज हो जाता है, टेस्ट तो जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? इस टर्म को हम यूज करते हैं रेंसिडिटी फॉर स्पॉइलिंग फूड प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अगर हम आयरन को HCl के साथ, Fe को प्लस HCl हीट करते हैं, आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, नेम द प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है आयरन 3 बनेगा, ठीक है, Fe3 क्लोराइड Fe3Cl बनेगा और वाटर रिलीज होगा। यहाँ पे बोल रहा है Fe2 बनेगा Cl के साथ और वाटर रिलीज होगा। यहाँ पे बोल रहा है Fe2 बनेगा हाइड्रोजन गैस, Fe3 बनेगा, ठीक है, Fe3 क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो इसके लिए भी आपको केमिकल रिएक्शन याद होनी चाहिए। अगर आपको केमिकल रिएक्शन नहीं बन रही तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। सो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी यहाँ पे बनेगा Fe3Cl प्लस हाइड्रोजन। तो इसके लिए आप एलिमिनेशन कैसे यूज करोगे? आपको ये पढ़ाया गया है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों जगह पढ़ाया गया है कि जब भी आप HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो हमेशा गैस कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ओके, और हाइड्रोजन गैस अगर निकलती है तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए हाइड्रोजन गैस यहाँ पे दिया है, नहीं दिया, ये दो ऑप्शन तो कट जाएंगे। अब आपको ये पहचानना है कि Fe3 बनेगा या Fe2 बनेगा। उसके लिए अगर आपको क्लोरीन की HCl वहाँ पे वैलेंसी याद है, आयरन की वैलेंसी याद है, तो आप ये भी बता सकते हो, ठीक है। वरना एटलीस्ट आप 50% तो सही गेस्ट करोगे ना, KBC में 50% तो सही गेस्ट करोगे। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए मैंने, ठीक है जी। इस तरीके से एलिमिनेशन आपको सीखना होगा। सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? 15 के लिए डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड हमारा लेड क्लोराइड और कॉपर को डिस्प्लेस, बेचारे कॉपर के साथ बड़ा अत्याचार होता है, जो भी इससे ताकतवर आता है बेचारे को अपने फॉर्मूले से निकाल के भगा देता है, नीचे फेंक देता है। द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये बताइए कौन सा एग्जाम्पल है जिस जब कॉपर के साथ अत्याचार हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट? इसका आंसर तो हर बच्चा दे देगा क्लास में, लास्ट वेंचर्स भी।
डिस्प्लेसमेंट होगा जी, ठीक है। कॉपर को धक्के मार के निकाल दिया, जो गरीब होता है, कमज़ोर होता है, उसको निकाल देते हैं, और जो ताकतवर है वो उसकी पोजीशन ले लेता है। लेड ताकतवर है तो वो उसकी पोजीशन ले लेता है। वर्कशीट में एक क्वेश्चन आया था, जब हमारे कॉपर ने किसी को डिस्प्लेस किया था तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि भाई कॉपर का भी दिन आ गया। चलिए यहाँ पे फिर से कॉपर की बुरी हालत आ गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो ये आप पिकेडियंस को देना चाहिए आंसर। मैंने जब आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की डेफिनेशन भी कराई थी, वो भी अच्छे से समझाया था। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। ऑलराइट, फिजिकल चेंज नहीं है तो केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज क्या होता है, जहाँ पे न्यू सब्सटेंस कुछ फॉर्म होता है। तो 17 का देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, पूछ रहा है फिजिकल चेंज नहीं है, ये तो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस गिव वाटर, ये भी हमारा फिजिकल चेंज है। पानी का भाप बनना, भाप का पानी बनना, ये सारा, आइस बनना, आइस से वाटर बनना, ये सारा फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सो नमक को पानी में घोल दीजिए, ठीक है, उसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। इसके बाद है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जब आप एलपीजी को, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को बर्न करते हो, जलाते हो, तो वो हमारा फिजिकल चेंज नहीं होता, वो केमिकल चेंज होता है। सो इसके लिए आपका आंसर वो क्या होगा, डी। यहाँ पे नॉट पूछा है, कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, तो ये तीनों तो हैं, तो नहीं वाला हमारा आंसर होगा डी, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान से एग्जाम में पढ़ना, कहीं पढ़ ले, नॉट को पढ़ा नहीं, बस फिजिकल चेंज पढ़ लिया और फिर फर्स्ट आंसर देखा और फर्स्ट को ही टिक करके आ गए, ठीक है। ऐसा बहुत बच्चे गलती करते हैं, आपको ये नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, किस में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है। सो बोल रहा है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेजेंस ऑफ गैस सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपने गैस को स्टोर किया एक प्रेशर के साथ। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर को लिक्विफाई कर दिया, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, जो एयर होता है ना उसको भी हाई प्रेशर से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, पेट्रोल को चाइना डिश में ऐसे खोल के रख दीजिए खुले में, तो क्या ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, सो यहाँ पे है आपका क्या, केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, डी में हो रहा है। जब आप कॉपर की वायर को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो हाई टेम्परेचर पे, सो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्वेश्चन आ गया है, इन विच ऑफ फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन टेम्परेचर। ओके, सो 19 में आपसे बोल रहा है कहाँ पे क्लियरली इनका क्वेश्चन समझिए, कहाँ पे क्लियरली इनका रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल्स सॉरी, कहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको बताया जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं ए प्लस बी, तो उसका हम स्टेट भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड है तो एस लिखते हैं, लिक्विड है तो हम एल लिख देते हैं, गैस होता है तो हम क्या लिख देते हैं, जी लिख देते हैं, एक्वस फॉर्म में होता है तो हम उसे ए क्यू लिख देते हैं, उसका स्टेट भी लिखते हैं। सो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी रिएक्शन तो सारी सेम ही है, कहाँ पे स्टेट सही दिखाया है। सो 19 के लिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों, देखिए हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में होता है और वाटर लिक्विड की फॉर्म में होता है, तो ये वाला ऑप्शन में करेक्ट हमें स्टेट्स दिखा रखी है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को बोल रहा है लिक्विड, ऑक्सीजन को बोल रहा है लिक्विड, इसलिए ये गलत है। यहाँ हाइड्रोजन को गैस और ऑक्सीजन को लिक्विड बोल रहा है, ये भी गलत है। इन दोनों को गैस बोल रहा है और वाटर को भी गैस बोल रहा है, तो ये भी गलत है। सही आंसर क्या है, यहाँ पे सही स्टेट दिखा रखी है हमें सी में, तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आप लोग अपनी नॉलेज भी चेक करते रहें कमेंट में, कितने आप लोग आते हैं, आप लोग कितने पानी में हैं, आपको पता चलता रहेगा। द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस और सब्सटेंस अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, अगेन अ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपका किसी रिएक्शन में चेंज हो रहा है और न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। चैप्टर का नाम पे बेस्ड है भैया, ऑप्शन नंबर डी, अ केमिकल रिएक्शन। नया सब्सटेंस फॉर्म होगा विद द नया प्रॉपर्टी, क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। ओके, अभी तो हम बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तो हम टफ लेवल पे गए नहीं, सिंपल टू मॉडरेट टू टफ सब तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी, देखिए भाई मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रही हूँ ना, किसी एमसीक्यू को आपके एग्जाम में असर्शन एंड रीजन बना देगा और किसी असर्शन और रीजन को एमसीक्यू बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मिलेंगे पर हो सकता है आपने एमसीक्यू को करा और उसी को उसने एग्जाम में असर्शन रीजन बना के आपको दे दिया या ट्रू फॉल्स के फॉर्म में दे दिया, तो क्वेश्चन की शक्ल बदल सकती है, तो ध्यान दे के समझ लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कंडीशन नेसेसरी है केमिकल रिएक्शन के लिए, कौन सी नेसेसरी है बताइए। इट मस्ट बी accompanied with change its temperature and pressure, at least one of reaction must be in fixed quantity, in must follow law of conservation of mass, all of above। so 21 बिना कुछ सोचे क्या आंसर हो जाएगा, सी, इट मस्ट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्टेटमेंट और ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। मैं जितना आप लोग इस वीडियो में देखेंगे ना, कई क्वेश्चन तो आपको वीडियो में डिस्कशन में ही याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है देयर इज एन इक्वेशन x विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, व्हाट इज x। सो यहाँ पे x क्या होगा, 22 में आपसे बोल रहा है कि देयर इज एन इक्वेशन, आपके पास कोई इक्वेशन है x विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम एलिमेंट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड मतलब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। हमारा कोई एक्स इक्वेशन है, अगर वहाँ पे दोनों, यहाँ पे भी जो हमारे एटम्स हैं वो इक्वल हैं, यहाँ पे भी इक्वल हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर होने का मतलब क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज। कौन सा इसमें सा फिजिकल चेंज नहीं है। सो फिजिकल चेंज नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। बस ऑप्शन मतलब रिपीटेड क्या, थोड़े से ही ऑप्शन को हमने मिक्स मैच किया है। 23rd, सो यहाँ पे बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, तो ये वाला हमारा फिजिकल चेंज यानी बी इसका करेक्ट होगा, फिजिकल चेंज नहीं है। इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, बाकी सारे हमारे फिजिकल चेंज हैं। हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड हॉट, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड या अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, वही कैम्फर हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा फिजिकल चेंज आपका नहीं है, तो बर्निंग ऑफ एलपीजी, दैट मीन बी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान से पढ़ें, एक्सोथर्मिक नहीं, अब पूछ रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल रहा है। तो एंडोथर्मिक, बर्निंग ऑफ कोल, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे एंडोथर्मिक मीन्स जहाँ पे हीट हमें देनी पड़ती है रिएक्शन को, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जहाँ पे आप हीट देते हो, चाहे सनलाइट की फॉर्म में चाहे एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, तो हमारा कंपोज्ड होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे बोल रहा है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे देखिए NH3 सॉरी अमोनिया ले रखा है, NH3 प्लस ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा है, नाइट्रोजन निकल रही है आपकी और वाटर निकल रहा है। सो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो सब्सटेंस को, यहाँ पे NH3 और O, सो यहाँ पे NO बन रहा है। सो यहाँ पे आप बताइए कौन सी रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 25 में, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो है, बिल्कुल है। यहाँ पे आप देखिए N के साथ क्या आ गया, O आ गया और इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, तो डिस्प्लेसमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन मतलब होता है व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स का मतलब होता है जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन एक साथ होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका हमारा रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन का। सो देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी हमारी हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं। सो यहाँ पे कौन कौन सा हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ पे है, A B C, C में है फर्स्ट एंड थर्ड।
सो यहाँ 25 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए सभी टाइप की रिएक्शन आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए विद द एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा सिचुएशनल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको केस स्टडी क्वेश्चन, थोड़े सिचुएशनल क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। 3 बेकर्स लेबल ABC ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वर टेकन। आपके पास 3 बीकर हैं, ठीक है, ABC, तीनों में 25 ml वाटर ले रखा है, 25 ml 25 ml 25 ml। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, एनहाइड्रेस, कॉपर सल्फेट, NaCl, 3 चीजें ली हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, वर एडेड टू बीकर ABC, ठीक है। एक में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें NaOH डाल दिया, इसमें CuSO4 डाल दिया, इसमें NaCl डाल दिया, वर एडेड टू बीकर ABC रिस्पेक्टिवली। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ये ऑब्जर्व किया कि इसमें टेम्परेचर रेज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑफ द सब्सटेंस कंटेन इन बीकर A एंड B। बीकर A में जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था, सोडियम क्लोराइड डाला था। वेयर एज इन केस ऑफ बीकर C, ठीक है, A और B में हो रहा है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट वाले में। और आगे आपसे बोल रहा है द सॉल्यूशन कंटेन बीकर A एंड B, वेयर इन केस ऑफ बीकर C, अगर हम C की बात करें, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉल्स। C में हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है, और A और B में टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्वेश्चन आई होप आप लोग को क्लियर हो गया हो। सो देखिए दोबारा बता दूं, आपके पास 3 बीकर हैं ABC, इसमें हमने लिया NaOH, इसमें लिया CuSO4, इसमें लिया NaCl, जो नमक खाते हैं सोडियम क्लोराइड वो। इन दोनों बीकर में टेम्परेचर बढ़ा और C वाले में सोडियम क्लोराइड में गिरा। यहाँ पे हमने एक सॉल्ट सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, एक बेस ले रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है, और यहाँ पे हमने एक सॉल्ट ले रखा है। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 26 क्वेश्चन नंबर। सो ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन होंगी, बोल रखा है इन आ बीकर A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा A एंड B में। कैसे, देखिए यहाँ पे CuSO4 रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, वाटर के साथ कर रहा है। इसी तरीके से NaOH रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, वाटर के साथ कर रहा है। वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट इवॉल्व होगा, ठीक है जी, सही बात है। इसके बाद बोल रहा है बीकर A एंड B एंडोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, जब आपने एक्सोथर्मिक बोल दिया तो एंडोथर्मिक तो होगा ही नहीं। इसके बाद आपसे बोल रहा है इन बीकर C एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अगर यहाँ पे देखिए अगर एक्सोथर्मिक होता तो टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ तो टेम्परेचर उसने बोल रखा है ना फॉल हो रहा है, तो C भी नहीं होगा। इन बीकर C एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर, दैट मीन ये सही है। एंडोथर्मिक में हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, एक्सोथर्मिक में हीट अप भी होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला सही है, ए वाला सही है, तो ए फर्स्ट एंड फोर्थ कहाँ पे है, सी में। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26 के लिए, सी हो जाएगा। ध्यान रखिए एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। वाटर के साथ जब हीट इवॉल्व होनी चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, राइज इन टेम्परेचर, तब आपकी एक्सोथर्मिक होगी। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अ डाइल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर रहे हैं, वॉज ग्रेजुअली एडेड बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमामैग्नेट सॉल्यूशन। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड फाइनली डिसअपियर। ठीक है, एक लाइट कलर होता है, फेड होता है, देन डिसअपियर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे करेक्ट ऑब्जर्वेशन बताइए। ये भी आपका एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, ठीक है, केस स्टडी में भी ऐसा क्वेश्चन डाला जा सकता है, तो दिस इज अ सिचुएशनल क्वेश्चन। तो इसको आप लोग ध्यान से करिए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्या ऑब्जर्व किया। क्वेश्चन नंबर 27, KMnO4, ओके। So potassium manganese oxide is an oxidizing agent. If oxidize FeSO4, B में बोल रहा है FeSO4 act as oxidizing agent, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है द कलर डिसअपेयर ड्यू टू डाइल्यूशन, कलर डिसअपेयर हुआ डाइल्यूशन की वजह से। और यहाँ पे बोल रहा है ये अनस्टेबल कंपाउंड है और डिकम्पोज हो रहा है कलरलेस कंपाउंड में। सो यहाँ पे आपसे बोला था कि फेरस सल्फेट हमने लिया था, वॉज ग्रेजुअली एडेड टू बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड
पर मैग्नेट सॉल्यूशन लिया था। सो इसके लिए आपका करेक्ट होगा ये परमैग्नेट सॉल्यूशन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या कि उसमें रिडक्शन होगा, और ये ऑक्सीडाइज किसको करेगा, FeSO4 को। सो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28। वैन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है ये मुझे आप कमेंट में बता दीजिए। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला कमेंट में बताइए क्या होगा। लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, वाइट प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड, लाइम वाटर टर्न मिल्की, कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर। तो अगर हम लाइम वाटर, आपके पास लाइम वाटर है, ठीक है, इसमें से अगर आप CO2 गैस पास करते हो तो इसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की, दूधिया सा रंग हो जाता है। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। 28 इज द करेक्ट आंसर। इसका जो कलर है वो दूधिया रंग हो जाता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ मैं इसको, ध्यान से याद कर लेना। इस क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है, CBSE फेवरेट क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लेक्ड लाइम। अगेन पिकेडियंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, उसके बाद भी CBSE ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम का क्वेश्चन पूछता है बार बार, मैंने आपको बताया है। स्लेक्ड लाइम हम किसको बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं हम CaOH ट्वाइस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। सो 29 का क्या ऑप्शन होगा, सी, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ओके, लाइम वाटर भी बोलते हैं। इसमें से CO2 पास करेंगे तो वो टर्न कर देगा मिल्की। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्विक लाइम। अगेन क्विक लाइम क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड 30 कहाँ पे दे रखा है, बी पे दे रखा है। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, क्या क्या बेकार ऑप्शन आते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, तो अब पता चल गया CaO ये होता है हमारा क्विक लाइम, क्विक छोटा सा फॉर्मूला, और CaOH ट्वाइस ये होता है हमारा स्लेक्ड लाइम। दोनों का फॉर्मूला ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे बोल रहा है विच ऑफ गिवन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। अगर हमारा कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा, अब फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर से तो वो क्या बनाएगा, 31 क्या बनाएगा जी, CaOH ट्वाइस बनाएगा, स्लेक्ड लाइम बनाएगा, है ना। तो क्या बनाएगा 31, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन देगा तो वो होगा, स्लेक्ड लाइम नाम दिया है तो स्लेक्ड लाइम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 31। इसी तरीके से एक क्वेश्चन को कई तरीके से रोटेट करके पूछा जा सकता है। व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। अगर हम लेड नाइट्रेट PbNO3 को हीट करते हैं स्ट्रांगली ड्राई टेस्ट ट्यूब में, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में अगर हम उसको हीट करते हैं तो हमारा क्या ऑब्जर्वेशन आती है, क्रिस्टल इमीडिएटली मेल्ट, क्रिस्टल मेल्ट हो जाते हैं, ब्राउन रेसिड्यू लेफ्ट होता है, कुछ ब्राउन कलर का हमें कंटेंट दिखता है, वाइट फ्यूम्स अपीयर होते हैं, ठीक है, जैसे भाप की तरह, या येलो रेसिड्यू बच जाता है। सो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, अ ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट। ब्राउन कलर का हमें थोड़ा सा पार्टिकल्स नजर आते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे जाएंगे। सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। अगर आप सिल्वर के आर्टिकल्स को, सिल्वर की चीज़ों को एयर में रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसका कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है, ग्रे से कैसा हो जाता है, ब्लैक सा हो जाता है। तो उसके ऊपर किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 33, हाइड्रोजन सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फेट या सिल्वर सल्फाइड। सो यहाँ पे आपसे बोल रहा है Ag2S, AgS क्या बनेगा 33 में। सो ध्यान से सोचिए क्या बनेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा ना, जैसे कि पायल वगैरह चांदी की होती है, या फिर आपने देखा होगा
कॉइन भी आप चांदी का रखते हो, तो अगर उसे बहुत टाइम तक, या चांदी का छल्ला पहन के बहुत टाइम तक, वो पहनने से क्या होता है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे इसके ऊपर कवरिंग हो जाती है सिल्वर सल्फाइड की। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल बिकॉज इट इज, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को। यहाँ बोल रहे हैं वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड, AgCl को हम एक डार्क, अंधेरी सी, खाली सी बोतल में भर के रखते हैं। क्यों रखते हैं? अ वाइट सॉलिड क्यों रखते हैं? अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन, इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। अवॉइड रिएक्शन बाय सनलाइट, जिससे ये सनलाइट के साथ रिएक्शन ना कर ले, या नन ऑफ द अबव। सो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने एक डिस्कस किया था। सी, ये अवॉइड करने के लिए सनलाइट, क्योंकि हमें पता है कि AgCl सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना, वो डिकम्पोज कर लेता है। अगर इसके ऊपर धूप पड़ी, सनलाइट पड़ी, तो ये क्या बना लेगा, ये अपना सेपरेट हो जाएगा, सिल्वर यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। सो इसको प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए हम डार्क रूम में, बॉटल में इसको रखते हैं। सो यहाँ पे अवॉइड कि ये सनलाइट के साथ रिएक्शन ना करे, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहे थे केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट। देखिए क्वेश्चन में ना फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे। लेड सल्फेट, देखिए लेड नाइट्रेट, लेड सल्फेट, इसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो लेड सल्फेट PbSO4। और अगर आपको फॉर्मूले बनाने नहीं आते तो वैलेंसी याद रखिए। वैलेंसी से हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, पहले हम लिखते हैं सिंबल, ठीक है, जो भी XY सिंबल है, उसके बाद उसके नीचे उसकी लिखते हैं वैलेंसी, ठीक है, जैसे 2 या 3, और फिर इसे क्रॉस कर देते हैं, इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी S के साथ, और हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला लिखने का तरीका है PbSO4 35 के लिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन करके समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, पता चल रहा होगा कि आप कितने पानी में हैं, आपने कितनी तैयारी कर रखी है। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस रिएक्ट विद अमोनियम सल्फेट, ठीक है, NHSO4 फॉर्म्स बेरियम सल्फेट, तो ये बनाता है BaSO4 प्लस अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH3Cl। ओके, तो यहाँ पे आपको ये बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन यहाँ पे होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, प्रिसिपिटेट, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। सो 36 के लिए, सो यहाँ पे देखिए हमारी कौन सी रिएक्शन होने वाली है 36 में। एक तो यहाँ पे प्रिसिपिटेट रिएक्शन होगी, और यहाँ पे होगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, साथ में ये प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी है, दैट मीन B एंड D। सो B एंड D हमारा कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर D में दे रखा है, तो B एंड D आपके करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे प्रिसिपिटेट भी बचता है, और यहाँ ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन है, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, सो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 37 में आपसे बोल रहा है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, वही क्विक लाइम की बात कर रहा है, CaO विग्रेसली रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH, जिसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, एक्म्पनीड बाय लिबरेटिंग ऑफ हीट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यहाँ पे हीट जनरेट होती है और हम इसको बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, ठीक है, लाइम को हम स्लेक कर रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं टू फॉर्म solution called lime water, which among the following are true about the slaking of lime water formed। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है 37 के लिए, सो बोल रहा है इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, it is an exothermic reaction, the pH of resulting oxidation more than 7, the pH of resulting solution less than 7। so guys यहाँ पे बताइए, इसने क्लियरली आपको बोल रखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ठीक है, तो यहाँ पे हीट निकल रही है तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक होगी ना, एंडोथर्मिक तो होगी नहीं, एंडोथर्मिक में तो हमें देना पड़ता है, तो बी होगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपका जो pH है, pH की बात कर रहा है,
पीएच की बात कर रहा है, द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन मोर देन 7। तो देखिए जब CaO था प्लस H2O, तो यहाँ पे इसने क्या बनाया, CaOH ट्वाइस बनाया। OH का मतलब क्या होता है, स्लेकिंग OH मतलब क्या होता है, बेस। जहाँ पे H आयंस होते हैं वो एसिड होता है, जहाँ पे OH आयंस होते हैं वो बेस होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जा रहा है ना, तो बेस है तो पीएच, हमारा पीएच स्केल पे 7 से ऊपर वैल्यू होती है बेसिक की, तो हमारा पीएच में यहाँ पे वैल्यू जो होगा 7 से ज़्यादा होगा, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दैट मीन बी और सी करेक्ट हैं, डी और ए हमारे गलत हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है आपका ए बी, बी सी, ए डी, सी डी। सो इसका होगा बी, बी एंड सी करेक्ट हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ग्रेन्यूल जिंक टेकन टू टेस्ट ट्यूब। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट क्या ले लिया, HCl ले लिया, ऐड कर दिया हमने, इसमें क्या ऐड कर दिया, जिंक ऐड कर दिया टेस्ट ट्यूब में। कौन सी ऑब्जर्वेशन सही है, एसिड अगर हमारा, ये आपने एसिड बेस सॉल्ट्स में भी पढ़ा है कि मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या होगा, द सरफेस ऑफ मेटल बिकम शाइनिंग, जी नहीं। द रिएक्शन मिक्सचर टर्न मिल्की, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कई तो वियर्ड से ऑप्शन देता है। ऑर्डर ऑफ द पंजेंट स्मेलिंग इज रिकॉर्डेड, नो। अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व, विच इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, कलरलेस मतलब जिसका रंग ना हो, ऑर्डरलेस जिसकी स्मेल ना हो, ऐसी एक गैस प्रोड्यूस होगी, और वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन, ठीक है। उसका आपको स्मेल नहीं पता चलता, लेकिन उसे हम चेक कर सकते हैं, जब उसे जलाते हैं तो इट बर्न विद पॉप साउंड। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। दो रिएक्शन ए बी अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं न्यू कंपाउंड बनाने के लिए C+D, तो इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो 39 ये अगेन डेफिनेशन क्वेश्चन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है अपने आयन एक्सचेंज, ये तो मूल डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे बोल रहा है कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं Mg+O2 करते हैं तो वो क्या बनाता है, MgO। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है इसका क्या कलर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ऐश बनती है, राख बनती है, उसका कलर वाइट होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, अब यहाँ से हमारे शुरू होने वाले हैं असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स बिगिन। असर्शन एंड रीजन का आंसर कैसे देना है, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इस क्वेश्चन की कैटेगरी को समझना होगा। आपके पास हमेशा दो स्टेटमेंट होंगी, एक असर्शन एक रीजन होगा, और आपको आंसर कैसे कोड करना होगा। अगर आपका असर्शन और रीज़न दोनों ही, दो स्टेटमेंट हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, और रीज़न सही एक्सप्लेनेशन करता है असर्शन की, मतलब असर्शन जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, उसका कारण बताता है, तो हम ए को चूज़ करते हैं। अगर हमारा असर्शन और रीज़न दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, तब हम बी को सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारा असर्शन ठीक है और रीज़न फॉल्स है तो हम सी को चुनते हैं, और अगर हमारा असर्शन ही फॉल्स हो जाता है बट रीज़न ट्रू होता है, आर ट्रू होता है, तो हम डी को चुनते हैं। सो ये आपके कैटेगरी हैं, ऐसे आप चूज़ करोगे। और देखिए मैंने जितने आपको क्वेश्चन MCQ में करवाए हैं ना अभी तक, ठीक है, 40 क्वेश्चन अभी तक हमने MCQ के करे हैं, तो वो क्वेश्चंस को भी आपको असर्शन या रीजन में कैटेगराइज किया जा सकता है, या जो मैं आपको असर्शन रीजन में करवाऊँ उसे आपको MCQ में पूछा जा सकता है, वाइस वर्सा चेंज किया जा सकता है एग्जाम में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, अगर आपको नहीं भी आता ना तो भी आप सॉल्व कर लेंगे, अभी मैं सिखाऊंगी आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आ चुका है। असर्शन है व्हेन HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल, इसका हमने MCQ भी किया, देखिए इसका असर्शन भी मिल गया। अगर हम HCl को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करते हैं जिंक, अ केमिकल रिएक्शन अकर, ठीक है, बोल रहा है कि जब आप HCl में जिंक ग्रेन्यूल डालोगे तो ये एक केमिकल रिएक्शन होगा। ओके, सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि जब आप HCl को जिंक ऐड करते हो तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बना लेता है, जिंक क्लोराइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। कभी भी एसिड अगर हमारा रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन बोल रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर इंडिकेट
दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। जब भी गैस निकलती है, कलर चेंज होता है, तो ये इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन HCl और जिंक का जो रिएक्शन हो रहा है उसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट ऐसे दाईं की ओर जा रही है, ये स्टेटमेंट बाईं ओर जा रही है, और दोनों ही सही हैं, लेकिन ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी, बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो यहाँ पे आंसर हमारा 41 के लिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर आप कैसे पता लगाएंगे। आपको ये पता चल गया भाई कि हमारा जो असर्शन है, ठीक है, ध्यान से सुनिए ये मेथड कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। आपको एक स्टेटमेंट पता है कि जो ये है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो आप पहले चेक कर लो ए कहाँ पे, ए कहाँ पे ट्रू है। ए यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है। इस वाली स्टेटमेंट को कट कर दो, यानी ये वाली स्टेटमेंट तो होगी नहीं। अब आपके पास 3, अब आप 75% है कि सही जा रहे हो। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको आपने ये पता लगा लिया कि ये स्टेटमेंट आपकी, इसी तरीके से अगर आपने ये पता लगा लिया कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये और इन तीनों में से कोई होगा। उसके बाद फिर आप थोड़ा और क्लोज जाइए और कोई एक चीज़ को आइडेंटिफाई करिए, और उससे आप और भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही ऑप्शंस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये पता चल गया कि हाँ ये सारी चीज़ें होना मतलब ये इसका सही रीज़न है, तब आप इन दोनों के तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 50% चांसेस होंगे कि आप करेक्ट सॉल्व करेंगे। सो इसका आंसर तो हमारा बी हो गया। आगे चलते हैं, मैं ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी बाद में। असर्शन आपको बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, 42 में बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। बोल रहा है कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये हमको देगा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस वाटर। अब इसके लिए आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए गाइस। मैंने आपको बताया था कि जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब आप हीट करते हो, जब भी मैं आपको कोई रिएक्शन बोलूँ ना, तो आप मुझसे पहले कमेंट में लिखने की कोशिश किया करो कि मैम वो उस पर लिख रही है स्लाइड पे, उससे पहले मैं कमेंट में लिख दूँ, फिर क्रॉस चेक करो। मैं गलत करूँ तो बताओ मैम मैंने रिएक्शन लिख दी, ऐसा होना चाहिए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, वो तो सही है, पर बोल रहा है वाटर। वाटर नहीं बनता जी, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ वाटर इसने लिख दिया क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट मिलाने के लिए। वो कहते हैं ना कुरकुरे टेढ़ा है, वही CBSE आपके साथ टेढ़ा करता है, थोड़ा सा आपको ट्विस्ट देने के लिए एक वर्ड चेंज कर देगा जिससे आप धोखा खा जाए। ठीक है, तो आपको उसके चंगुल में फंसना नहीं है, आपको उस चंगुल से बच के निकलना है। वाटर नहीं होता, आप बोल दोगे भाई CO2 होता है, या आप गलत बोल रहे हो। असर्शन गलत हो गया। असर्शन जैसे ही गलत हुआ, देखिए असर्शन जैसे ही गलत हुआ, तो देखिए बोथ A एंड B आर ट्रू। तो यहाँ पे देखिए A इसने ट्रू बोला है, ये स्टेटमेंट करेक्ट। यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है, ये भी स्टेटमेंट कट जाएगा। A हमारा फॉल्स हो गया है, तो A फॉल्स, A इज फॉल्स। ठीक है, A हमें पता चल गया कि A गलत, यहाँ पे बोल रहा है A सही, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी बोल रहा है कि A सही। 3 स्टेटमेंट कट गई। केवल आपने इतना पहचान लिया कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट हर हालत में गलत है, तीनों स्टेटमेंट कट गई, आप सीधा आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और अब दूसरी स्टेटमेंट देखो, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस। सही बात है, डिकम्पोजिशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है 2 से ज़्यादा कंपाउंड में, तो ये रीज़न सही है। तो देखिए आप लोग को दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। आपने बस ये आइडेंटिफाई कर लिया इन दोनों में से कोई एक गलत है। जैसे ही आपको ये पता चला ना कि इसमें या इसमें से कोई एक गलत है, ट्रिक क्या है, यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट सही होती हैं, तो ये दोनों ऑप्शन फटाफट कट जाएंगे। जैसे ही आपको पता चल गया कि एक स्टेटमेंट गलत है, और इन दोनों में से भी अगर आपको पता चल गया कि एक स्टेटमेंट गलत है, तो तीसरा ऑप्शन भी कट जाएगा, एक ही ऑप्शन बचेगा, वही आपका आंसर होगा। तो ये होती है ट्रिक। अगर आपको नहीं आता पर आपको ये पता है कि एक ऑप्शन गलत है, तो आप बहुत जल्दी निकाल लोगे। आपने ये देख लिया कि ये स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, ये भाई साहब ने वाटर ऐड कर दिया है, तो वाटर तो होता नहीं है, तो आप फट से पहुंच गए डी वाले ऑप्शन पे। सो 42 आपका करेक्ट आंसर होगा। 43 में आपसे बोल रहा है ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस व्हेन लेड नाइट्रेट हीटेड। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं। जी ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जिसके कारण ये कलर होता है। सो रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा 43 के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट को आप हीट करते हो ना तो ब्राउन फ्यूम्स, और ब्राउन फ्यूम्स वो किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की होती हैं। अब ये आपको एमसीक्यू बना के पूछ सकता है कि भाई जो फ्यूम्स निकलती हैं ब्राउन कलर की वो कौन सी गैस होती है, और आपको ऑप्शन में दे देगा CO2 होती है, O2 होती है, H2 होती है ना। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी होती है, NO2 होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। तो इसके लिए अपना ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। आगे चलते हैं 44। असर्शन रीजन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। व्हेन सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल में पढ़ा था ना, एमसीक्यू में भी पढ़ा। सनलाइट में रखते हैं तो ये डिकम्पोज होता है सिल्वर प्लस Cl2। सो यहाँ पे बोल रहा है कि ये वाइट से कैसा हो जाता है, ग्रे कलर में हो जाता है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है भाई साहब। ये डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। सिल्वर मेटल बनाता है, क्लोरीन गैस में जाता है। ये भी एकदम सही बोल रहा है और ये इसका सही व्याख्यान कर रहा है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों सही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। रिएक्शन याद होनी चाहिए, ध्यान रखना आपको हमेशा ये वाइट से ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। ओके, सो ए इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 44। 45 पे चलेंगे, आंसर आप लोग गेस करते चलिए। 45, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, बैलेंस करना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। देखिए मैंने हर कैटेगरी में इस क्वेश्चन को पुट किया है तो आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो ये स्टेटमेंट सही है। रीजन हमको क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यही तो बेस्ड होता है। तो रीजन भी सही कर रहा है, तो इसके लिए भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा, कि बोथ सही है और आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ओके, इसके बाद कम टू द नेक्स्ट 46 क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है AgBr। AgBr क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड ऑन फोटोग्राफिक। हमने पढ़ा था कि AgCl, AgBr, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इवन AgI, सिल्वर आयोडाइड, ये हमारे हेलोजन ग्रुप होते हैं। जब आप आगे कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे पढ़ोगे ClBrI, हेलोजन ग्रुप जो हमारे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। सो यहाँ पे देखिए AgBr को यूज़ करा जाता है फोटोग्राफी में, एक्सरे फिल्म में। ये हमने क्वेश्चन भी किया था वर्कशीट में, याद होगा। AgBr इज अ फोटो सेंसिटिव एंड चेंज टू Ag। फोटो सेंसिटिव होता है और सिल्वर को ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अंडरगो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। सो यहाँ पे बोथ आर करेक्ट और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 47, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की। ठीक है जी, ठीक है, ये तो हमने एमसीक्यू पढ़ा था कि CO2 है वो लाइम वाटर का कलर दूधिया वाइट कर देती है, मिल्की कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड सलीज द वाटर, रॉन्ग, ये रॉन्ग है। जैसे ही हमें पता चला रीज़न गलत है तो आपका ऑप्शन देखिए, रीज़न गलत है ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये कट जाएगा, और आर किस में फॉल्स होता है, आर, ए इज फॉल्स, A is to R is false, ये वाला कट जाएगा, है ना। तो A is false, A is true but R is false, ये वाला हमारा सही है, ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऑप्शन बचेगा कौन सा, C। तो मतलब ए हमारा सही है बट आर हमारा गलत है। कोई एक स्टेटमेंट अगर आप गलत आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपके 3 ऑप्शन तो फट से कट जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ए सही है, आर गलत है 47 के लिए। 48 में अब हमसे क्या बोल रहा है, 48 में बोल रहा है वाइल वाइट वॉशिंग द वॉल अ शाइनी फिनिश वॉल, वो कहते हैं ना दीवारें बोल उठेंगी। तो जब आप वाइट वॉश करते हो सो शाइनी वॉल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2-3 दिन के बाद दीवारें चमकने लगती हैं। रीज़न बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करता है, और ये यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट जो शाइन फिनिश देता है।
तो ये स्टेटमेंट सही है, बट ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि आप दीवार पे क्या लगाते हो, पहले CaO होता है, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये हमारा बनाता है CaOH ट्वाइस, इसको आप दीवार पे लगाते हो। ठीक है, ये बोल रहा है कि आप इसको दीवार पे लगा रहे हो। जब आप इसको दीवार पे लगाते हो और फिर इसमें जब आपका CO2 बनता है, CO2 मिलता है एयर से, तो ये वापस से क्या फॉर्म कर लेता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से दीवारें चमकती हैं। तो यहाँ पे इसने गलत बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है CO2 के साथ, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। जैसे ही आर गलत हुआ, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और आर को कहाँ पे फॉल्स बोल रखा है, वहाँ कट जाएगा। सो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48। अगेन हमारा क्या हो जाएगा, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ठीक है, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, यानी कि C हो जाएगा 48 के लिए भी। एक अगर आपका ऑप्शन गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, आप फटाफट से मेक श्योर 100-200% करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। 49 में आपसे बोल रहा है, चलिए बहुत ही इजी सैम्पल पेपर का क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है आइडेंटिफाई अ गैस ए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए इसको दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो डायग्राम बना के पूछ लेगा, दूसरा आपसे पूछ लेता है कि एक गैस का नाम बताइए जो हमारी कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है गैस का, ऑर्डरलेस है मतलब कोई स्मेल नहीं है, आपसे सूंघ के नहीं बता सकते, और ना ही कलरलेस। और वैसे मैं आपको बताऊं, जो आपके घर में सिलेंडर होता है ना, एक बेसिक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, आपके घर जो सिलेंडर होता है जिसपे आप LPG होता है ना, तो जो उसके अंदर भी कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन आप देखते हो कि गैस लीक होती है तो आपको स्मेल आती है। तो क्या होता है, ये जो नेचुरल गैस जब ये बनाई जाती है तो इसके अंदर ना तो कोई कलर होता है और ना तो कोई ऑर्डर होता है, ना तो कोई स्मेल होती है ना कलर होता है। लेकिन अगर ये गैस फैल जाए तो लोगों को पता नहीं चलेगा और आग लग जाएगी। फॉर हाउस सेफ्टी प्रोटेक्शन इसके अंदर ऑर्डर यानी स्मेल ऐड की जाती है, जिससे अगर लीकेज हो तो हम आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन जब पेट्रोलियम का प्योरीफिकेशन होता है, वहाँ गैस जो निकलती है उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है। इट्स अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन। ओके, चलिए अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन की जा रही है, यहाँ पे जो गैस निकल रही है टेस्ट ट्यूब को पूरा ढक दिया गया है और एक ट्यूब से यहाँ पानी में छोड़ दिया गया है, और पानी में बुलबुले उठ रहे हैं मतलब गैस निकल रही है। तो कलर और स्मेल तो नहीं है, पर बुलबुले से हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कोई गैस जा रही है, और ऊपर ये गैस हमें नज़र नहीं आएगी, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो ये आ रहा है बर्निंग विद पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ बर्न कर रहे हैं कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या CO2। जब आप कैंडल या माचिस की तिल्ली लेके जाओगे तो वो बॉम्ब ऐसे करके फटेगा, ऐसे करके जलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग मुझे बताइए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो इसके लिए होता है हाइड्रोजन। ठीक है, कोई भी, और ऐसे भी याद रखना है कि अगर हमारा मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करता है तो गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इसकी पहचान ये है कि इट बर्न विद पॉप साउंड, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई कलर या टेस्ट नहीं होता, सॉरी टेस्ट बोल रही हूँ, स्मेल या कलर नहीं होता, लेकिन ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। इट्स टाइम टू केस स्टडी क्वेश्चन, जो कि आपका CBSE क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। CBSE ने सैम्पल पेपर से पहले ही आपको केस स्टडी क्वेश्चन दे दिए थे। आप लोग CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको साइंस, मैथ्स, इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, केस स्टडी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और दोनों टर्म के मिक्स करके दिए हैं उसने, टर्म 1 एज वेल एज टर्म 2। तो यहाँ पे मैंने टर्म 1 के इस चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए हैं। ठीक है, तो ये केस स्टडी है, तो हम क्या क्या कर चुके हैं, MCQ क्वेश्चन कर चुके हैं, असर्शन, रीजन कर चुके हैं, अब करते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस। सो रीड द फॉलोइंग एंड आंसर 4 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, मैंने 4 लिख दिया, 5 हैं, 1 to 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे, पांचों के आपको जवाब देने हैं। मार्बल पॉपुलरली बिगिन इन एंशियंट रोम। मार्बल पुराने टाइम से फेमस है, आप लोग जानते हैं, बहुत सारी जो हमारे मीनार हैं, चीज़ें हैं, वो किससे बनाई जाती हैं, मार्बल से बनाई जाती हैं। ठीक है, एंड ग्रीस वर वाइट एंड ऑफ वाइट मार्बल वर यूज टू कंस्ट्रक्ट अ वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो ग्रीस वर, ये लोग वाइट या ऑफ वाइट मार्बल्स का यूज़ करते थे डिज़ाइन करने के लिए, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का फॉर्म, हैंड हेल्ड स्कल्पचुलर टू मैसिव पिलर्स एंड बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाने के लिए, और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई भी हैं। लुक एट द इमेज। ठीक है, वाइट मार्बल या ऑफ वाइट, आपने बहुत सारे दिल्ली में ऐसे एंशियंट हिस्टोरिकल बहुत सारे देखे होंगे, प्लेसेस देखे होंगे, अदर भी आपने जयपुर वगैरह में देखे होंगे, कई स्टेट्स में देखे होंगे।
सो इस तरीके के मार्बल्स का यूज़ किया जाता था। द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन, कौन सा सब्सटेंस इसमें नहीं होता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कौन सा यहाँ पे नहीं होता है, तो इसका आंसर आपको करना है डोलो। हमारा आंसर हो जाएगा सी, कैल्सिनाइट जिप्सम। कैल्सिनाइट जिप्सम नहीं होता है इसमें। कैल्सिनाइट जिप्सम का अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ तो उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं। सो ये इसमें नहीं होगा, तो सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद अगला केस स्टडी क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट एडिड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ रिजिड कंटेनर। एक कंटेनर में 10 ग्राम उसने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को डाला। सिक्योर्ड इट टाइटली एंड स्टार्ट टू हीट इट, इसने इसको अच्छे से टाइट से बंद किया और इसको गर्म करना स्टार्ट किया। आफ्टर सम टाइम एन इंक्रीज इन प्रेशर वॉज ऑब्टेन्ड, द प्रेशर रीडिंग वॉज देन नोटेड एट इंटरवल ऑफ 5 मिनट। अब देखिए क्या कर रहा है ये बच्चा, इसने क्या किया, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को लिया, इसके ऊपर लगा दिया जी ढक्कन, ठीक है, यहाँ पे इसने हीट करना स्टार्ट किया। अब हीट कर रहा है, 5 मिनट तक इसने ऑब्जर्व करी और लिखी। जैसे जैसे हीट करेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हीट अप होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, साथ में गैस भी बनेगी CO2। तो जब गैस बनेगी वो तो ऊपर प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। अब इसने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया है 5 मिनट तक और उसके अगेंस्ट एक ग्राफ प्लॉट किया है। इन अ ग्राफ एज शोन ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल मैक्सिमम डिकम्पोजिशन टेक प्लेस। आपको पता है CaCO3 को जब ये हीट कर रहा है, यहाँ पे हीट कर रहा है, गर्म कर रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका बन रहा है, ठीक है। CaCO3 को हीट कर रहा है तो एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है प्लस आपका CO2 गैस बन रही है, यानी डिकम्पोज हो रहा है। तो जैसे जैसे हीट करना ज़्यादा शुरू करेगा वैसे वैसे डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। तो बोल रहा है किस टाइम इंटरवल पे सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा। सो यहाँ पे इसने ग्राफ दिखा रखा है, देखिए ये जो है ग्राफ, यहाँ पे इसको अगर आप थोड़ा सा रोटेट करके देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रेशर दे रखा है, ठीक है। तो प्रेशर देखिए 0.25, प्रेशर की वैल्यूज़ देखिए 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, और ग्राफ किस तरीके से ऐसे रेज कर रहा है हमारा। सो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या होगा। तो हमारा बोल रहा है सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन कहाँ पे होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन कहाँ पे होगा। तो प्रेशर देखिए आप, प्रेशर हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ठीक है, यह दे रखा है 15 से 20 मिनट, 0 से 5, 5 से 10, 0 से 5। तो देखिए यहाँ से अगर आप प्रेशर देखेंगे तो प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहाँ तक एकदम मैक्सिमम पहुँच रहा है, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर पहुँच रहा है 0 से लेकर 5 मिनट तक, 0 से लेकर 5 मिनट तक यहाँ पे। फिर उसके बाद ये क्या हो जा रहा है, फ्लैट हो जा रहा है। तो जितना ज़्यादा हमारा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा हमारा डिकम्पोजिशन होगा। तो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा डिकम्पोजिशन जितना उतना ही ज़्यादा होगा। तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 से 5 मिनट के बीच में हमारा मैक्सिमम डिकम्पोजिशन होगा, मैक्सिमम कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बनेंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रखा है, गैस A obtained above in a reactant for very important biochemical, यहाँ पे reactant है, ठीक है, reactant लिख गया है, important biochemical process which occur in the presence of sunlight, identify the name of the process। यहाँ पे बोल रहा है बहुत ही important biochemical process होता है in the presence of sunlight, sunlight की presence में, ओके, identify the name of process। और गैस A ऑप्टेन होती है, A गैस हमें मिलती है, तो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या फोटोलिन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, बी इज द करेक्ट आंसर। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जब आप CO2 प्लस वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल करते हो तो यहाँ C6H12O6 ग्लूकोज प्लस हमारी एक इंपॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन रिलीज होती है। सो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा है, फोटोसिंथेसिस, बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड केस स्टडी पे चलते हैं हम लोग। मार्बल स्टैचू आर कमोडेड
or stained when they repeatedly come into contact with polluted मैन वाटर आइडेंटिफाई द मेन रीज़न। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है 1908 और 1969, 1908 और 1969 का आपको दिखा रहा है कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है जी, पॉल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे देखिए क्या होता है स्टैचू के साथ। सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्टैचू आर स्टेन, दे आर रेटेडली कॉन्टेक्ट विद। तो यहाँ पे पहचानिए कि इसका क्या कारण, जिसकी वजह से इसका शाइन जो है वो डल होता चला जाता है, ऐसा इसके साथ होता है। तो ये क्या होता है, और ये टूटने भी लगता है, तो ऐसा क्यों होता है जितना ये पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में आता है। तो यहाँ पे कुछ रीजंस आपको बता रखे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, ये बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड बनने लग जाता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बनने लग जाता है। दूसरा बोल रहा है कि पॉल्यूटेंट वाटर इज बेसिक इन नेचर, पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है विद कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण ऐसा होता है। पॉल्यूटेड वाटर इज एसिडिक, पॉल्यूटेड वाटर एसिडिक होता है, हैंस इट रिएक्ट विद, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि स्टैचू में कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व हो जाता है और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा कि पॉल्यूटेड वाटर हमारा कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक होता है। इसका अगर आप पीएच देखोगे तो 6.5 से लेस होता है इसका पीएच, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं 6.5 से लेस होता है, एसिडिक होता है। और जब एसिडिक CaCO3 के कांटेक्ट में आता है तो इसकी वजह से ये इसको नुकसान पहुंचाता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, अगले क्वेश्चन में बोल रखा है कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू कैल्शियम बाय हीटिंग विद सोडियम मेटल, विच कंपाउंड वुड एक्ट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एबव प्रोसेस। सो यहाँ बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड कैन रिड्यूस टू कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड अगर हमारा रिड्यूस होता है कैल्शियम हीट करने पे, ठीक है, विच कंपाउंड वुड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा, तो जो रिड्यूस होगा ना, जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड से अगर ये कैल्शियम बन रहा है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम बन रहा है तो रिड्यूसिंग, अरे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड ही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो रिड्यूस होता है उसी वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके गाइज, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए, और ये आपके इस साल की वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने इस चैप्टर से करे हैं। तो उनको कुछ क्वेश्चन है, बस आपको इनको रीड करना है, जस्ट रीड, डोंट लर्न। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको इनको बस रीड करना है थ्रोली। मैं हमेशा बोलती हूँ याद नहीं करना, कभी भी रटना नहीं है, 2 बार रीड करना है पर दिमाग खुला रख के। तो यहाँ पे देखिए, नेम एंड स्टेट द लॉ इन विच कीप्ड इन माइंड, जब आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो कौन से लॉ को अपने दिमाग में रखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, सो द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट होता है नंबर ऑफ एटम्स। सो इसका स्टेटमेंट, और ये आपको एक बार थ्रोली रीड करना है। अगेन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी, हमेशा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ, या तो आप हीट करिए, गर्म करिए, या इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करिए, या फिर लाइट दीजिए, फोटो लाइट, जो फोटो होता है धूप होती है, सनलाइट, जिससे उसके पार्टिकल ब्रेक हो सकें और वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो सके। राइट वन इक्वेशन फॉर ईच, सभी तरह की एक एक इक्वेशन बताइए। तो ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। देखिए ये वाली रिएक्शन से हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, ये रिएक्शन आप लोगों को रट लेनी है बच्चे, रट लेनी है, चारों की चारों, एक एक रिएक्शन से 10-10 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। तो ये आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन याद होनी चाहिए डिकम्पोजिशन की। लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। केमिकल रिएक्शन बिल्कुल आपके दिमाग में रटी होनी चाहिए, इसको 5 टाइम्स कॉपी में लिखिए, और बैलेंस करके कि यहाँ पे 2 होगा 2 होगा 4 होगा, बैलेंस रिएक्शन याद होनी चाहिए। दूसरा AgCl का हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम इसे करते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस लिबरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वाटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बोल देगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसको अगर इधर लिख देता है तो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये तीनों रिएक्शन बैलेंस करके आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
इनको चाहे रट लो, चाहे 10-10 बार कॉपी में लिख लो, आई डोंट केयर, बट आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन आपको सबकी याद रखनी है। डिकम्पोजिशन जब हमारा क्या होता है, डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, तो डिकम्पोजिशन होता है। विच आर द मेन सोर्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मेन सोर्स क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हमारा हीट है तो हम उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। लाइट से अगर हमारा डिकम्पोज हो रहा होता है, सनलाइट से, तो हम उसे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी से होता है तो हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो तीनों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद कुछ रिएक्शंस आपको बैलेंस करके दी हुई है, तो इन रिएक्शन को आप लोग बैलेंस करके प्रैक्टिस कर लोगे। राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग। सिल्वर को जो हम रिएक्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है, टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट, सॉरी जिंक को रिएक्ट करते हैं और सिल्वर, सो इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस तरीके से आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट दे देगा और आपको एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस दे देगा BCD, और आपसे बोलेगा कि बताइए कौन सी सही है। तो आपको एग्जैक्टली सही रिएक्शन याद करनी है, इसे कॉपी में प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है, क्योंकि ये वर्कशीट में भी हमने करा है। इसके बाद हमारा है ये पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट, जो वहाँ पे डिकम्पोजिशन वाली हमने पढ़ी, देखिए ये वाली रिएक्शन, तो ये भी आपको याद, क्योंकि लेड नाइट्रेट का बच्चे फॉर्मूला गलत करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड में खो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन, अगेन रिपीटेड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड आपकी 2 और रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, दिस इज, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार मैं लिख चुकी हूँ इसी वीडियो में। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का टाइप है, ठीक है जी। एंड आपका क्वेश्चन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमारा कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर क्लोराइड और वाटर, ये भी बैलेंस आनी चाहिए। और ये रिएक्शन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पूछी जाती है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये 5-6 रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग ज़रूर कर लीजिए। और एक फोटोसिंथेसिस की तो रिएक्शन आपको हमेशा एवरग्रीन याद होनी चाहिए। सो ये थे कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो। वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। एटलीस्ट 2 बार आपको देखना है, एक बार आपको देखना है गेस करने हैं क्वेश्चंस, सेकंड टाइम आप देखेंगे तो आपको ज़्यादातर आंसर आते होंगे। थर्ड टाइम में आपको क्या करना है, आपको PDF से रीड करना है क्वेश्चंस को। इसके बाद इस चैप्टर से आपका कोई मार्क नहीं कटेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।